हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा हम पढ़ रहे हैं और किरचॉफ के पहले नियम पर थोड़ी बहुत चर्चा हमने कर ली थी, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और फिर से एक बार देख लेते हैं किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है। किरचॉफ ने जो धारा वाला नियम दिया है उसको क्या कहते हैं और किरचॉफ का जो विभवांतर का नियम है उस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू किससे कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं किरचॉफ के धारा वाले नियम से, जो उसने पहला नियम के रूप में दिया था, और उसी के बाद हम उसको देखेंगे। और मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा पहले की थी, तो आप पिछले लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता है वो चीज क्या है, ठीक है। मैं फिर भी आपको फिर से इसके बारे में बता देता हूं। तो क्या है, किरचॉफ का पहला नियम हम देख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? केसीएल के नाम से भी जानते हैं। केसीएल के नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? केसीएल क्यों कहते हैं हम इसको हम केसीएल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ का धारा का नियम, इसको क्या कहते हैं हम? किरचॉफ का धारा वाला नियम, धारा का नियम, या इंग्लिश में कहते हैं इसको किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये तो इसका नामकरण हो गया भैया, ये इसने नाम दिया। क्यों नाम दिया किरचॉफ ने इसको? धारा वाला नियम क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर हम धारा पे चर्चा करते हैं, इसलिए धारा वाला नाम दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब किरचॉफ ने क्या बोला? किरचॉफ ने बोला कि कोई भी नोड ले लो, आप कोई भी संधि ले लो, अगर उस जगह की हम बात करते हैं तो वहां पर जितना करंट, जितनी धारा आ रही होगी उतनी ही धारा वहां से निकल रही होगी। ऐसा क्यों बोला उन्होंने कहा कि जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर यहां पर जितनी धारा आ रही है उतनी धारा नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ जो चार्ज है, कुछ ना कुछ आवेश है, वो यहां पर आकर जमा हो रहा है। अगर यहां पर आकर आवेश जमा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश यहां पर जमा होगा, तो इस संधि, ये जो संधि है, कुछ समय के बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो टूट जाएगी या खराब हो जाएगी या कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्योंकि आवेश जमा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा है कि संधि खराब हो जाए, ठीक है, तो नोड जो है वो खराब हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जबकि जो आवेश है जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, और इस आवेश के आने जाने को ही हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं धारा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसको। कैसे बनाया था हमने? हम इसको इस प्रकार से देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये दो तार हैं, ठीक है। इस तार में मैंने 2 एम्पियर का करंट डाला है, ठीक है, कहीं से आ रहा है, उसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों मिलाकर एक तार में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर का करंट जो है ये मिलाकर एक 5 एम्पियर का करंट बनाएंगे, और ये 5 एम्पियर का करंट यहां पर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से 2 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, यहां पे 4 आ जाए और एक कहीं गायब हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या हम बोल दें यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पर 3 ही आ जाए, 2 एम्पियर वाला करंट कहीं चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जितना करंट आ रहा है, जितना धारा आ रही है, उतनी ही धारा उसमें से बाहर भी निकलेगी संधि पे से, ठीक है। संधि क्या है? ये है संधि, इसको कहते हैं हम नोड। क्या कहते हैं? नोड। क्या कहते हैं हम इसको? नोड। क्यों कहते हैं हम इसको नोड? नोड एक वो जगह होती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा तार मिलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? नोड। वो जगह, वो बिंदु जहां पर 2 से ज्यादा तार मिलते हैं, वो बिंदु जहां 2 से ज्यादा तार मिले, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम नोड, ठीक है। आप देख सकते हो यहां 2 से ज्यादा तार मिल रहे हैं, और इस प्रकार से केसीएल का नियम दिया गया। किरचॉफ ने अपना पहला नियम इसको कहा, जिसमें कहा कि जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा वापस भी चली जाएगी, ठीक है। ये बात हमको समझ में आती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये तो हमने 1 2 3 5 करके लिख दिया हमने। मान लो मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करना चाहता, सामान्य तौर पे देखना चाहता मैं इसको कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम बोलते हैं कि इसको ऐसे लिखो भैया आप, है ना, इसको ऐसे लिखो, ऐसे बना लेते हैं हम इसको। मान लो यहां से करंट I1 आ रहा है, ठीक है, यहां से करंट I2 आ रहा है, और ये मिलाकर करंट बना रहे हैं I3। तो जितना आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। तो कितना आ रहा है इसके अंदर? इसके अंदर आ रहा है I1 प्लस I2, और बाहर कितना जाएगा? I3। तो I1 प्लस I2 किसके बराबर आएगा? I3 के बराबर आना चाहिए। यही कहा किरचॉफ ने अपने पहले नियम में, ठीक है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक संधि अगर है, अगर नोड की बात करते हैं, तो उस नोड पे जितना चार्ज निकल रहा है, जितना आवेश निकल रहा है प्रति समय में, या बोल सकते हैं कि जितनी धारा वहां से प्रवाहित हो रही है किसी समय में, उसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो योग है, उस संधि के ऊपर जो
योग है वो शून्य के बराबर आएगा। तो एक तरीके से हम और बोल सकते हैं, अगर इसकी बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, इस बिंदु की बात करता हूं, इस नोड की बात करता हूं, तो यहां पर जो करंट का योग है, यहां पर जितना करंट है वो शून्य के बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0 के होगा। अब ये माइनस और प्लस कहां से आ गया? माइनस I1 माइनस I2 और प्लस I3 क्यों लिखा हमने? वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये मान लिया है कि जो अंदर आने वाली धारा है उसको हम ऋणात्मक लेंगे और जो बाहर जाने वाली धारा है उसको हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो देखो अंदर जाने वाली धारा I1 और I2 है, इनको हमने क्या लेना है? इनको हमने लेना है ऋणात्मक, और जो I3 है बाहर जाने वाली धारा है इसको हम लेना है धनात्मक। तो हमने देखो यहां पर ले लिया नेगेटिव साइन अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है, तो उसको हमने पॉजिटिव मान लिया। ये हमने एक चिन्ह परिपाटी मान ली है कि इसको हमें ऐसे ही करना है। अंदर वाला करंट अंदर जो आएगा, जो करंट किसी नोड पे आ रहा है उसको नेगेटिव, और जो जा रहा है उसको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, आपको याद रखनी है बात, इसमें अपन को चेंज नहीं करना है। तो अंदर आने वाला करंट माइनस में और ये बाहर इन सब का योग क्या आ गया? शून्य के बराबर आ गया। इसको लिखने का एक तरीका और क्या हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे सिग्मा का साइन लगा के इसको लिख दूं I, तो ये किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर आएगा। यहां पर किसी नोड पर, किसी संधि पर सारी की सारी धाराओं का योग क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। वही बात एक बार मैं रिपीट करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो कि किरचॉफ का करंट का नियम क्या होता है, किरचॉफ का धारा का नियम क्या होता है। ये कहता है कि किसी संधि पर, लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं आपको, किसी संधि पर धाराओं का योग, किसी संधि पर धाराओं का योग हमेशा शून्य के बराबर होता है। यही है किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, अच्छा, अब ये निर्भर किस पे डिपेंडेंट है, ये कहां से आया? तो मैंने आपको बताया कि ये निर्भर कर रहा है, ये आता है आवेश की वजह से। हम आवेश पे चर्चा करते हैं कि कोई आवेश अगर है तो किसी संधि पर आवेश है, जिस संधि पर आवेश जितना आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये कहां से आता है मेरे पास? ये आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। अगर आपसे कोई पूछ ले कि केसीएल किस पे डिपेंडेंट है, केसीएल कहां से आता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है। ठीक है, आवेश के संरक्षण के नियम से हमें मिलता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कहां से आता है। आपने कैसे बोल दिया, किरचॉफ ने क्या बोला? तो उन्होंने अपने जो बात कही थी उसको निर्भर किया था किस पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कि जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कहीं गायब तो हो ही नहीं जाएगा, या कहीं से आ तो जाएगा नहीं जादू से, या जादू से चला तो जाएगा नहीं। तो जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब जितना चार्ज पहले था, जितना आवेश पहले था, उतना ही आवेश बाद में है। तो जितना आवेश पहले था उसकी दर जितनी थी उतनी बाद में भी दर होगी, मतलब जितनी धारा पहले थी उतनी ही धारा बाद में भी होगी। तो हमने बोल दिया किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ ने कोई नई बात नहीं बोली थी, कुछ अलग नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को थोड़ा बदला था, कुछ अलग शब्दों को बदल के उन्होंने बात कही थी, उन्होंने उसको नाम दे दिया किरचॉफ का पहला नियम। हम भी उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हम भी उनको सम्मान दे देते हैं, तो उन्हीं के नाम से हम उनको पढ़ लेते हैं। अगर हमें नहीं भी किरचॉफ के नियम आते हो तो हमें ऐसा सवाल कोई नहीं मिलता हमें जिसको हम हल नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा हमें उसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर एक हमारे पास एक सीक्वेंस मिल गया है कि अगर आपको आपके पास कोई भी सवाल है, आपको उसको हल करना है, तो आपको पता है कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं ये नियम लगाकर, ये वाला और अगला वाला जो नियम पढ़ने वाले हैं हम, इनको लगाकर उसको हल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई। मतलब रामबाण वाली चीज हो गई कि अगर आपके पास नहीं निकल रहा है तो आपको ये लगा कि आप इसको कर सकते हो, तो बहुत अच्छी है। हमारे पास नियम 2 दे दिए हैं उन्होंने, लेकिन अगर हमें नहीं भी आते हैं तो हम कॉमन सेंस से अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-4। ठीक है, उसके बाद हम केवीएल पे चलते हैं, केवीएल पढ़ते हैं, विभवांतर वाला नियम देखते हैं। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल क्या देखें भैया, कैसे करें एग्जाम्पल? सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे कि इसमें जितनी भी संधि बन रही हैं, जो मैं बना रहा हूं, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर कितना कितना करंट के क्या क्या इक्वेशन आप लिखोगे, क्या क्या आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हर नोड पे। ठीक है, पहले तो नोड हम देखेंगे कि नोड कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे क्या क्या इक्वेशन उन पे बन रही है। तो मैं बोलता हूं यहां से I1 करंट आ रहा है, ठीक है, यहां से I2 करंट आ रहा है, यहां से I3 करंट वापस जा रहा है, और मान लेते हैं हम कि यहाँ I5 यहाँ पर आपके है कितना हो गया 3, 4 और ये 5 और यहां हम मान लेते हैं 6। ठीक है, ये आपके पास फिगर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो ये नामकरण हम इसका कर दें वो कर देते हैं ABC, 3 बिंदु, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु, ये 3 बिंदु आपके पास हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इन तीनों ही बिंदुओं पर
क्या क्या इक्वेशन आप लिखोगे? आपको पॉज करो वीडियो को और पहले ट्राई कर लो, इसको लिखने की कोशिश करो। बहुत आसान सवाल है, एक जनरल सा एक एग्जांपल हम करके देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो हम नोड पता करते हैं, कौन कौन से नोड हैं हमारे पास। हम नोड देखते हैं इसके अंदर, तो आप देखोगे कि ए जो है यहां पर कितने तार मिल रहे हैं। आप बता सकते हो कि ए ये बिंदु जो है यहां पर एक तार तो यहां से आ रहा है, एक तार ये है और एक तार ये है, 3 तार हैं इसके अंदर, 3 तार मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नोड है। बी की बात करें तो बी में भी एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया और एक तार ये वाला हो गया, 3 तार मिल रहे हैं यहां पर, तो ये भी एक नोड हो गया। सी की बात करते हैं, सी पे चर्चा करते हैं, तो देख सकते हो आप ये और ये 3 तार है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि नोड है। तो तीनों के अंदर हमें लिखा तीनों के अंदर हमें पता है कि केसीएल का नियम जो होगा वो वैलिड होगा, केसीएल का नियम लगेगा इसमें, और हमें इक्वेशन लिखकर बतानी है। तो हम जल्दी से बता देते हैं क्या क्या इक्वेशन हो सकती है इसके अंदर। ए की बात करते हैं तो ए पर क्या होगा, ए पर देखोगे आप कितना करंट कौन सा आ रहा है, जितना अंदर आ रहा है, ए की तरफ अंदर आ रहा है उसको आप लिखोगे माइनस, और जितना बाहर जा रहा है उसको लिखोगे आप प्लस। तो अंदर कौन सा आ रहा है, I1 देखो अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो हमने माइनस I1 लिख दिया। इसकी बात करते हैं I4 की, I4 बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, ठीक है। I5 बाहर जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बराबर होना चाहिए 0 के। आप लिख सकते हो यहां से कि I5 जो है वो I1 प्लस I4 के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ही हमारा नियम सही रहेगा, ठीक है। ये जो आवेश का संरक्षण के नियम है वो लगेगा इसके अंदर, तो ऐसा अगर लिख सकते हैं हम तो ही वो होता है। अभी की बात करते हैं तो बी पे अगर हम चर्चा करें तो बी पर क्या होगा, बी पे देखो अंदर कौन सा आ रहा है, बी पे अंदर आ रहा है I2 अंदर आ रहा है, बाकी दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस I2 प्लस I4 प्लस I6 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको I4 प्लस I6 बराबर I2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अच्छा, और देखो भाई, और देखो सी की बात करते हैं तो सी पे क्या हो सकता है, सी पे कौन कौन से अंदर आ रहे हैं, I5 और I6 अंदर आ रहा है और I3 बाहर जा रहा है, तो माइनस I5 माइनस I6 प्लस I3 जो है 0 के बराबर होगा। I3 बराबर I5 प्लस I6 हम इसको भी लिख सकते हैं। तो ये आसान सा एग्जांपल हो गया, हमसे पूछा ये गया था कि बताओ तीनों नोड पर क्या क्या आप लिख सकते हो। तो इसमें और एग्जांपल हम देख लेते हैं, छोटे छोटे और एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशन लिखने की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे कैसे इक्वेशन लिखनी है। वैसे तो बहुत बेसिक है, आपको एक बार में ही आ गया होगी ये चीज, लेकिन एक एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर अलग सी चीज भी देखते हैं, फिर थोड़ी सी और। ये देखो, ये हमारा कुछ ऐसा सर्किट में बना देता हूं, ठीक है। और एक यहां पर ही बना देते हैं, यहां पर भी एक हम ईएमएफ का स्रोत लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ठीक है। इसको बोल दो आप R1, इसको बोल दो R2 और इसको बोल दो R3, ठीक है। इसको बोल दो E1 EMF 1, इसको बोल दो E2 बैटरी 1 बैटरी 2, E1 B2 भी आप इसको लिख सकते हो, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले तो मैं आपको काम दे देता हूं कि आप पता करो कि इसके अंदर कितने नोड हैं, ठीक है। मैं इसके बिंदु जो इसके अंदर बिंदु है उनको मार्क कर देता हूं, आप पहले अपनी कॉपी में नोड लिख लो, ठीक है। लिख के रखना कि कौन कौन से नोड हैं इसमें, ठीक है। हम मानते हैं ये A B C D E और F, ठीक है। ये हमने 6 बिंदु मार्क कर लिए यहां पे, आपने इसमें देखना है कि कौन कौन से नोड हैं, ठीक है। अच्छा, मैं मानता हूं कि आपने कर लिया, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं बी की। बी पे चर्चा करो तो बी देख सकते हो आप, यहां से एक तार इधर से आ रहा है, एक तार इधर से आ रहा है, एक तार इधर से आ रहा है, तो ये तो नोड होगा ही होगा, संधि होगी। ई की बात करते हैं तो एक तार इधर से, एक तार इधर से और एक तार इधर से, इसके भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक संधि होगी, ठीक है। ए की चर्चा करते हैं, ए की बात करते हैं तो ए पर एक तार इधर से आ रहा है और एक तार इधर से आ रहा है, तो इसको हम नोड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको हम नोड नहीं बोलेंगे, क्योंकि नोड की परिभाषा यह है कि जहां पर 2 से ज्यादा तार मिले उसी को हम नोड बोलते हैं। तो ए नोड नहीं होगा, उसी प्रकार सी नोड नहीं होगा, डी नोड नहीं होगा और एफ भी नोड नहीं होगा। सिर्फ ई और ए, ई और ए, ई और बी, ई और बी ऐसे बिंदु हैं जो कि नोड होंगे, बाकी कोई भी नोड इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दो तार मिल रहे हैं, 2 से ज्यादा तार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको ऐसे बोल सकते, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, यहां पर मान लो इसको बढ़ा देता आगे, मान लो यहां पर भी एक तार लगा देता और यहां से करंट निकाल देता, कहीं से यहां करंट आ जाता, तो अब मैं इसको एक को नोड बोल सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। इसमें हमारा क्वेश्चन हम ऐसे ही इसको कर रहे हैं। चलो, ये ए, चलो भैया देखो क्या कर सकते हैं। अब आपसे पूछा यह है कि बी और ई जो आपने नोड पता कर लिए हैं, इनके ऊपर आपको इक्वेशन लिखनी है कि क्या क्या इक्वेशन हो सकती है। हम करंट देख लेते हैं, करंट कहां से हम निकालेंगे। हम ये मानते हैं कि जो हमारे पास बैटरी होती है, जो हमारे पास स्रोत होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जो हमारे पास बैटरी होती है, जो सेल होता है, उसके अंदर से हम
करंट को पॉजिटिव से निकलता हुआ दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? करंट को पॉजिटिव से निकलता हुआ दिखाते हैं। तो छोटी सी एक चर्चा यहां पर पहले कर लेते हैं बैटरी के ऊपर। तो बैटरी अगर मेरे पास ऐसे है, ये एक सिंबल है बैटरी का, हम इसको सिंबल बोलते हैं, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। इसमें बड़ी लाइन और छोटी लाइन का मतलब यह है कि बड़ी लाइन जो है वहां पर विभव ज्यादा है और छोटी लाइन जो है वहां पर विभव कम है। यह कई बार इसको यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखकर भी दिखाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखकर भी दिखाया जाता है। बड़ी लाइन का मतलब पॉजिटिव और छोटी लाइन का मतलब नेगेटिव। तो करंट हम निकलता हुआ जब बताते हैं तो हम बोलते हैं करंट जो है वो पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा। कौन से केस में? ये कौन से केस में होगा? जबकि बैटरी चार्ज हो रही हो, ठीक है, बैटरी चार्ज हो रही हो। फोन चार्ज करते हो अपना, ठीक है, फोन जब चार्ज करते हो तो क्या करते हो आप? कनेक्ट करते हो किसको? आप अपने फोन को कनेक्ट करते हो प्लग से, प्लग में लगाते हो, अपने स्विच में लगाते हो उसको, ठीक है, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है वहां पे आप उसको लगाते हो। तो उसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है? एक्चुअली इसमें यह हो रहा है, जो बैटरी है, जो बैटरी आपकी है, जो फोन के अंदर लगी है, उसके अंदर अब धारा प्रवाह हो रही है, ठीक है, उसके अंदर अब धारा प्रवाह हो रही है। तो वो केस होता है उल्टा वाला। उल्टा वाला क्या किया मैंने? उल्टा बोल दिया मैंने। ये डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है यहां पे, ठीक है। और हम बोलेंगे उल्टा वाला केस क्या होगा यहां पर? जब करंट अंदर जा रहा हो बैटरी के, जब बैटरी के अंदर जा रहा हो करंट, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कि बैटरी चार्ज हो रही है। इस प्रकार से दोनों ही केस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही वाला केस होगा सिर्फ बैटरी के अंदर से ही निकलेगा, ऐसी वाला केस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वही पॉजिटिव और नेगेटिव। अब करंट अंदर जाएगा, करंट अंदर जाएगा तो बैटरी क्या होगी? बैटरी चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज का मतलब हम बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं, हम बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं। जब आप अपना फोन यूज कर रहे हो तो आप बैटरी से यूज कर रहे हो ना, बैटरी नहीं होती तो क्या फोन बंद हो जाता है। तो आपके पास पावर कहां से आ रही है? पावर आपके पास बैटरी से आ रही है। और जब फोन बंद हो जाता है तो आप क्या करते हो? उसको चार्ज करते हो। तो जब आप चार्ज करते हो तो बैटरी के अंदर करंट डालते हो, बैटरी के अंदर करंट डालते हो तो हम उसको इस प्रकार से दिखाएंगे, ऑब्वियसली अंदर जाता हुआ दिखाएंगे। और जब हम डिस्चार्ज हो रही बैटरी, हम उससे पावर ले रहे हैं तो करंट को बाहर आता हुआ हम दिखाएंगे। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई, बैटरी को हम इस प्रकार से बनाते हैं। वापस अपने सवाल पे आते हैं, वापस अपने सवाल पे आते हैं। तो हमें पता करना है कि ई और बी पर क्या क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमें क्या बनाना चाहिए? हमें बनाना चाहिए कि हमारे पास भाई दो बैटरी हैं, दोनों से ही करंट निकाल दो आप। तो हमें पता ही नहीं करंट कहां से कहां जाएगा, कुछ नहीं पता हमें इसके अंदर कि करंट जाना कहां से कहां तक है। हम तो E1 से, जो हमारे पास बैटरी E1 है, इसको हम यहां से हमने करंट निकाल दिया और इसके अंदर से भी हमने करंट यहां से निकाल दिया, इसको बोल दिया हमने I2, ठीक है। अब ये आगे जाएंगे, भाई इसके पास और कोई रास्ता है क्या? इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इधर ही जा सकता है। इसके पास और कोई रास्ता है कि नहीं, इसके इधर ही जा सकता है। क्या इन दोनों के पास मिलकर कोई रास्ता है कि नहीं? कोई रास्ता नहीं है। तो ये यहां से इधर आ सकता है। तो हमने इसको इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास बन गई, ये हमारे पास करंट आ गया, ये I3 यहां से आ जाएगा। और एक बात हमें याद रखनी है कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस आएगा उसके अंदर। जितना आवेश गया है भैया उतना ही वापस उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख दी। ये हमारे पास करंट पता चल गया, करंट कहां कहां कितना कितना होगा। तो अब हमारे पास ई और बी पे हमें इक्वेशन लिखनी, तो उसको हम लिखते हैं, उसी पे हम आगे लिखते हैं। तो बी पे आप लिखोगे तो क्या होगा? बी पे आप देख सकते हो कि 3 तार मिल रहे हैं, एक तार में करंट I1 है, एक में I2 है और एक में I3 है, ठीक है। तो यहां देख सकते हो आपकी ये I1 इधर गया है और I2 इधर गया है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या लिखोगे यहां पर? यहां पर आप लिखोगे कि बाहर अंदर आने वाला करंट, बी पे अंदर आने वाला करंट कौन सा है? -I3 प्लस I1 प्लस I2, बाहर जाने करंट बराबर किसके है? 0 के। तो I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? ये I3 के बराबर आएगा, ये I3 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप E से देखते हो तो E से क्या मिलने वाला है? इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, अंदर आए -I1 -I2 और बाहर गया I3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें I1 प्लस I2 जो है वो I3 के बराबर मिल जाएगा, I3 के बराबर मिल जाएगा, ठीक। ये तो हमने इक्वेशन लिखी भाई, इक्वेशन हमने लिख दी, ये तो हमें पता चल गया कैसे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा यह जाता कि भैया ये बताओ, ये बताइए आप कि ये जो पॉइंट E है, जो पॉइंट B है, इनके ऊपर कितना कितना विभव है, यहां कितना विभव आएगा आपको, किस प्रकार से आप निकालोगे। तो ये कैसे हम करते, इसको हम कैसे कर पाते, ठीक है। तो इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जो कि इसके अंदर हम बैटरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैटरी लगाएंगे तो हमें केवीएल यूज करना पड़ेगा और केवीएल हमें पढ़ा नहीं है हमने भी। तो इसी एग्जांपल को हम वापस लेंगे, लेकिन केवीएल पढ़ने के बाद। तो उस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमें विभवांतर निकालना हो केसीएल का इस्तेमाल करके, तो हम उसको वो कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं,
देखो भाई, छोटा एग्जांपल लें, प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 3 तार ले लें, 3 ले लेते हैं, चलो सितारे में एक ये और एक ये 3 हमारे पास तार हैं रेजिस्टेंस वाले, जिसमें ए ये है और ये पॉइंट, इसको ले लें हम बिंदु ए, इसको हम ले लें बिंदु बी, इसको हम ले लें बिंदु सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो और हम मान लेते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है, या हमें नहीं पता करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम तो कुछ भी मानते हैं। यहाँ पर वोल्टेज V है, इसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर O है, ये O पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे इसको V मान लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम ले लेते हैं इधर 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। हमें याद दिया है कि A बिंदु पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, A बिंदु पर रेजिस्टेंस है आपका 5 वोल्ट, बी बिंदु पर रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज है 10 वोल्ट और सी पर वोल्टेज है 15 वोल्ट। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें दिया हुआ है, हमें बस ये मानना है कि है, ठीक है। कहां से आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं, इसको हल कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये देखो, ये ओ पॉइंट जो है वो एक नोड बना रहा है। अगर ओ पॉइंट एक नोड बना रहा है तो यहां पर जो हमारा केसीएल का पहला नियम है वो लग सकता है, हम लगा सकते हैं उसको। ये घंटी बजनी चाहिए हमारे दिमाग में, अगर हमारे दिमाग में घंटी बजती है तो हम लगा देते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं कि यहां से करंट I1 निकला है, I2 इधर से निकला है और I3 इधर से निकलना है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये तीनों ही आपने निकलते हुए मान लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहां से निकल रहा है, कहां पर आ रहा है, तो हम तो कुछ भी मान लेते हैं कि यहीं से निकल रहा है, ये तीनों में से निकल ही रहा है करंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने गलत माना होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब यह होगा कि डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए इस चीज का, जो करंट आपने माना है उसका डायरेक्शन उल्टा आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। हमने मान लिया कि यहां से करंट निकल रहा है इतना, और निकलने वाले करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर हमारे पास ये आ गया है तो हम इसको क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर यहां पर वोल्टेज मान लो ये V5 जो है इसको हम VA लिख लें, ठीक है, इसको VB लिख लें और इसको VC लिख लें, ठीक है। अब देखो, अब करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट कहां से कहां जाती है, धारा जाती है हायर से लोअर, जहां ज्यादा विभव होता है और जहां कम विभव होता है, तो ज्यादा से कम विभव की ओर धारा हमारी जाती है। तो आप देख सकते हो, जब ये धारा हमने मानी है कि इधर जा रही है, तो हमने ये माना है कि V ज्यादा है और VA कम है। हो सकता है V कम हो, VA ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन हमने जो माना है हम उसके अनुसार अभी काम करने वाले हैं। तो V माइनस VA हम लिखेंगे। I1 को मैं क्या लिख सकता हूं, V माइनस VA बटे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ये कहां से आया, ये आया ओम के नियम से, V बराबर IR, सिंपल हमने वो लगाया, इसके अंदर कुछ नहीं किया, ठीक है। और अब हम क्या लिख सकते हैं, I2 के लिए हम क्या लिखेंगे, I2 के लिए हम लिखेंगे क्या, V माइनस, किधर I2 उधर, ये I2 इधर था, चलो V माइनस VB बटे 2, ठीक है। इसको I2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सी एक सिमेट्री रहती है ना, इसको I3 प्लस V माइनस VC बटे 3, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है। इसको हल कर लेते हैं। तो V हमें पता करना है, माइनस VA का मान हमें 5 दिया है, V माइनस 5 बटे 1 प्लस V माइनस 10 बटे 2 प्लस V माइनस 15 बटे 3, ये 0 के बराबर है। इसको हल कर लेते हैं हम, तो 3V माइनस 5 5 15 बराबर 0। तो V कितना आ गया, V आ गया आपका 5 वोल्ट के बराबर आ गया। तो सही तो क्या है ना, 5 जैसे 5 बचेगा, जैसे 5 बचेगा, 5 15 15 3V, ठीक है, 15V जो हमारे पास 5 वोल्ट के बराबर आ गया। तो इसी के अनुसार आप वैल्यू भी निकाल सकते हो कि कहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो है आप इसको पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल तो डायरेक्टली आपसे नहीं ऐसा पूछा नहीं जाता है कि केसीएल लगा दो बता दो क्या होगा, आपको केसीएल क्वेश्चन के अंदर यूज करना पड़ता है। कोई परिपथ आपको दिया है कि इस परिपथ को हल करना है, आपको बताना है कि इस परिपथ को हल करके यहां पर रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर तुल्य कितना होगा, या कुछ भी आपसे पूछा जाए कितनी किसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर ही सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक टूल मान लेते हैं हम, केसीएल केवीएल क्या हमारे लिए टूल है, तो इनको हम 12 टूल्स यूज कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करना है, इनको हमें क्वेश्चन के अंदर इनका एप्लीकेशन हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आना ही आना, मतलब इसको आपको यूज करना ही करना है, तो बेसिकली आप इसको मानकर चल सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से आपको सीखना है इसको, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे कहानी बढ़ाते हैं, किसकी तरफ, हम किस कहानी बढ़ाते हैं अपने
केवीएल की तरफ, किरचॉफ के विभवांतर वाले नियम की तरफ, और उसको सीखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।